वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, आप लोग के फरमाइश पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ा रहे हैं। हालांकि एक यूनिट लगभग ख़त्म हो चुका है ना, लेकिन दुख की बात यह है कि एक ही यूनिट ख़त्म हुआ है। बच गया है आपका इन्वर्टर, चॉपर, कन्वर्टर एंड एप्लीकेशन, तो हो जाएगा। और इसमें नोट्स तो हम भेज चुके हैं आपको। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप वर्किंग समझ जाते हैं किसी भी सर्किट का, चाहे चॉपर के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, इन्वर्टर्स के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, कन्वर्टर पढ़ेंगे, आप अगर वर्किंग समझ जाते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, तो आप उसका बिना नोट्स याद किए हुए, सिर्फ नोट्स का आप इंट्रोडक्शन याद कर लीजिए, या अपने से भी लिख सकते हैं क्या काम है, तो उसके बाद अगर आप वर्किंग समझ लिए हैं, फिगर याद है, तो फिर आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं और खुद से वेवफॉर्म भी बना सकते हैं। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे, क्लास ए चॉपर, बी चॉपर, सी चॉपर, उसका फिगर आप अगर आपको याद है और वर्किंग अगर ध्यान में है, तो फिर आप उसको खुद से भी लिख सकते हैं, है ना। तो वी विल फोकस ऑन दैट। और फर्स्ट यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, आपको मेनली हीट सिंक और माउंटिंग टेक्निक्स बचा है। तो हीट सिंक वाला पार्ट थोड़ा समझने वाला है, तो उसको बता देते हैं। माउंटिंग टेक्निक तो आसान है, और उसके बाद सेकेंड यूनिट है कन्वर्टर, तो फिर उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग हीट सिंक पढ़ते हैं। देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि पढ़ चुके हैं कि थायरिस्टर और एससीआर जो है वो बेसिकली डिस्कवर ही इसलिए हुआ कि हमको इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉपर्टीज का एडवांटेज मिले एट हाई वोल्टेज, है ना। मतलब हम हाई वोल्टेज के कन्वर्टर रेक्टिफायर बना पाए, हाई वोल्टेज पे काम करने वाले इन्वर्टर्स बना पाए, हाई वोल्टेज पे काम करने वाले और भी अदर डिवाइसेस बना पाए। उसके लिए ही इनका इन्वेंशन हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जब हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होंगे तो इनसे लार्ज करंट फ्लो करेगा, और दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें कि रेजिस्टेंस ना हो। हर आदमी में और हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, कुछ विरोध है, अंतर विरोध है। तो रेजिस्टेंस है और करंट है तो हीट है। अब हीट है, गुस्सा है, तो कहीं ना कहीं तो उतरेगा। तो जब हीट है थायरिस्टर के अंदर में, तो वो निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा तो क्या होगा, जल जाएगा, है ना। तो गुस्सा है तो कहीं उतार दीजिए, जैसे अभी आप लोग उतारे कुछ दिन पहले। तो कहने का मतलब ये है कि हीट सिंक क्यों लगाते हैं, व्हाट इज हीट सिंक। तो थायरिस्टर में जब हीट लॉस होता है, जब थायरिस्टर गर्म होता है, तो अपने टेम्परेचर गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हीट को अपने चारों तरफ फेंकेगा। तो अगर नॉर्मल कंडीशन, जैसे ट्रांसफार्मर, अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, आपके स्टेबलाइजर वाला ट्रांसफार्मर है, तो सिंपल कुछ छेद बना देते हैं सराउंडिंग में, उसी से काम चल जाता है। और वहीं अगर सबस्टेशन का ट्रांसफार्मर है तो रेडिएटर लगाना पड़ता है, और भी हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर, ग्रिड का ट्रांसफार्मर है, तो भाई साहब को पंखा लगाना पड़ता है, कूलर लगाना पड़ता है। तो उसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन रेटिंग कि कितना उसके करंट रेटिंग है ना, हम लोगों को थायरिस्टर को ठंडा रखने का उपाय करना पड़ता है, ठीक है। तो थायरिस्टर में क्या करते हैं कि इसको एक लार्ज सरफेस देते हैं, है ना। इसको लार्ज एक सरफेस देते हैं ताकि अपने हीट को ये उस लार्ज सरफेस के थ्रू वातावरण में फैला पाए, है ना। समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक कॉपी है ना, और सपोज कि ये मेरा थायरिस्टर है, दिस इज थायरिस्टर, ठीक है, और इसमें हीट जनरेट हो रहा है। अगर हम इसको इससे कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ये अपना हीट इसको देगा, इसको, और ये चूंकि सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये हीट को वातावरण में ज्यादा फैला पाएगा। तो ये हीट सिंक हुआ, ये थायरिस्टर हुआ, ये हीट सिंक हुआ, ठीक है। तो हीट सिंक are generally devices which are used to dissipate
द हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड थायरिस्टर। थायरिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस हुआ है उसको वातावरण में डिसिपेट करने का काम करता है हीट सिंक। लेकिन पॉइंट ये है कि हीट सिंक हम डिसाइड कैसे करें, किस थायरिस्टर के लिए कौन सा हीट सिंक हमको लेना है, ये कैसे डिसाइड करें, है ना। किस थायरिस्टर के लिए कौन सा हीट सिंक एप्रोप्रिएट होगा, सुटेबल होगा, ताकि न ज़्यादा महंगा हो और न ज़्यादा ये हो कि हीटें नहीं डिसिपेट कर। तो सुटेबल जो हीट सिंक है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे वो हम लोग को पढ़ना है। हीट सिंक तो आप समझ रहे हैं क्या है ना, कि थायरिस्टर में हीट प्रोड्यूस हुआ, उसको हम एक सरफेस दे रहे हैं और वो सरफेस भी कुछ इस टाइप का होता है, लहरदार, कॉर्रुगेटेड, ताकि और ज़्यादा सरफेस एरिया हो और ज़्यादा हीट को डिसिपेट करे। लेकिन हमको जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि किसी थायरिस्टर के लिए हम हीट सिंक को कैसे सेलेक्ट करते हैं, इस थायरिस्टर के लिए ये हीट सिंक यूज होगा या कौन सा होगा, ये पता करना हमारा मोटिव है। और इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि थायरिस्टर में जो हीट डेवलप होता है वो किन किन कारणों से होता है। तो देखिए, स्वाभाविक सी बात है, थायरिस्टर जब कंडक्ट करेगा तो उससे फॉरवर्ड कंडक्शन करंट फ्लो करेगा, तो उस फॉरवर्ड कंडक्शन के कारण भी हीट जनरेट होगा। उसके अलावा हम लोग जानते हैं कि थायरिस्टर से हमेशा एक रिवर्स लीकेज करंट भी फ्लो होते रहता है ना, तो उस रिवर्स लीकेज करंट के कारण भी हीट फ्लो होगा। तीसरा हम लोग जानते हैं कि थायरिस्टर को ऑन करने के लिए एक गेट सप्लाई देते हैं, है ना, तो गेट से भी करंट जाता है, तो उसके कारण भी हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये ही 3 कारण है मेनली हीट के जनरेट होने के। और एक्चुअली में पहले ये समझिए कि थायरिस्टर के साथ हीट सिंक कनेक्ट कैसे होता है। तो थायरिस्टर, अब ये सब आप अभी मत देखिए थीटा जैसी ये सब क्या है, ठीक है, सब समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि थायरिस्टर के साथ हीट सिंक कैसे कनेक्ट होता है। देखिए, थायरिस्टर सबसे अंदर होता है, ये आप देख रहे हैं पीएन, यही है ना थायरिस्टर। तो ये थायरिस्टर है और सबसे पहले थायरिस्टर के चारों तरफ एक केसिंग की जाती है। केसिंग मतलब बाहरी कवर, जिसमें कि थायरिस्टर रखा हुआ है। जैसे कि आपका मोबाइल जब खरीदा के आता है तो मोबाइल होता है, चारों तरफ उसका पैकेजिंग होता है, तो उस तरह से ये थायरिस्टर अंदर में है और उसके चारों तरफ इसका क्या है, पैकेजिंग है, केसिंग, जिसको क्या करें, केस करें। और ये मैंने लिखा है जंक्शंस ऑफ एससीआर। और उसके बाद उस केसिंग को हम लोग कनेक्ट करते हैं इस हीट सिंक से। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप ये मान सकते हैं कि दिस इज ए थायरिस्टर विथ केसिंग, पूरा केसिंग है और इसके ऊपर ये आपका हीट सिंक है, ठीक है। और हीट सिंक जो कैसा मटेरियल होना चाहिए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो कि हीट को लार्ज अमाउंट में ले और ट्रांसफर करे, और हल्का भी हो, दैट इज। तो सबसे जो एप्रोप्रिएट मटेरियल है हीट सिंक के लिए, एल्युमिनियम यूज करते हैं ज़्यादातर, एल्युमिनियम का ये परत टाइप का होता है, ये करता है। तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से है। और हीट का ट्रांसफर कैसे होगा, तो ये जो जंक्शन है ना, अब आप ये मत सोचिएगा सर इसमें टर्मिनल वगैरह तो निकाले नहीं, एनोड, गेट, कैथोड, ये सब के लिए होगा, है ना, इन सब के लिए जगह बने होंगे, उनसे निकलेगा, ठीक है। क्या होता है कि जब इनसे करंट पास करता है तो सबसे पहले हीट जनरेट होता है अंदर में, ठीक है, उससे हीट ट्रांसफर हुआ किसमें, केस में, बाहर के केस में, और उससे हीट ट्रांसफर हुआ किसमें, हीट सिंक में, और फिर उससे हीट ट्रांसफर हुआ किसमें, एम्बिएंट में या सराउंडिंग में, बाहर की तरफ। तो हीट जो जनरेट होगा एससीआर में, उससे जाएगा केसिंग में, उससे जाएगा हीट सिंक में, उससे जाएगा बाहर, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, एक यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट एक टर्म है उसको कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, ये जितना थीटा देख रहे हैं ना, थीटा जेसी, थीटा सीएस, थीटा ऐसे, ये सब क्या है, ये सब थर्मल रेजिस्टेंस है। अब थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए, थर्मल रेजिस्टेंस किसी भी 2 पॉइंट के बीच का होता है, ठीक है। जैसे कोई रेजिस्टर होता है ना, तो वो भी 2 पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस होता है। उसी तरह से जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है
वो दो पॉइंट के बीच का होता है। जैसे कि यहां पर हम लिखे हुए हैं थीटा जे सी, जे फॉर जंक्शन एंड सी फॉर केस, जे फॉर जंक्शन सी फॉर केस। तो थीटा जे सी जो है वो जंक्शन और केस के बीच का थर्मल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस को अगर हम ऐसे फिजिकली कहें तो जैसे कि रेजिस्टेंस क्या होता है? जो कि करंट के फ्लो को अपोज करे। उसी तरह से थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है कि हीट के ट्रांसफर को जो अपोज करे, मतलब अंदर में हीट डेवलप हुआ और उससे हीट ट्रांसफर हुआ किसमें? केसिंग। तो इसका जो प्रतिरोध करता है, इसका जो विरोध करता है, उसी को क्या कहते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। और क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, बट किसी भी दो पॉइंट के बीच का, सपोज 1 और 2 के बीच का, जैसे यहीं पर कोई बात नहीं, हम लोग थीटा जैसी ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इसका डेरिवेशन है बट वी विल नॉट गो इन दैट। किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो होता है उन दोनों पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। उन दोनों पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। अब जैसे कि जंक्शन का टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना, और केस का टेम्परेचर उससे कम होगा। तो जंक्शन का टेम्परेचर कितना है? टीजे। तो टीजे माइनस टीसी, टीजे माइनस टीसी डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, टीजे माइनस टीसी। जिन दो पॉइंट के बीच का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं उन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन हीट एनर्जी ऑफ दीज टू पॉइंट्स। टेम्परेचर में डिफरेंस और डिवाइडेड बाय इन दोनों पॉइंट के बीच के हीट एनर्जी में डिफरेंस। टेम्परेचर और हीट एनर्जी में क्या डिफरेंस है ना? ऊपर में क्या है? दो पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, और नीचे के लिए हम क्या बोल रहे हैं? दो पॉइंट के बीच के हीट एनर्जी में डिफरेंस। तो हीट एनर्जी और टेम्परेचर में क्या अंतर है? तो ये फिजिक्स का बात है। देखिए, हीट में और टेम्परेचर में अंतर ये है कि हीट जो है वो, मतलब हीट एनर्जी जो है वो टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं, हीट के कारण जो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक मोशन हुआ, उनका टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, जो कि डिपेंड करता है कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनका साइज क्या है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो टोटल जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी कहलाता है, ठीक है, और एवरेज जो एनर्जी है वो टेम्परेचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने एक केटली होता है ना जिसमें चाय बनाते हैं, बड़ा सा, ठीक है, सॉसपेन भी कहते हैं उसको, उसमें सॉसपेन मान लीजिए, सॉसपेन में आपने पानी गर्म किया, ठीक है ना, और एक गिलास में भी पानी गर्म किया। गिलास में तो गिलास से भर पानी हटेगा और सॉसपेन में आपने पूरा पानी किया, और दोनों में थर्मामीटर डाल दिया, ठीक है, और आपने दोनों को हीट करना शुरू किया, ठीक है। दोनों का थर्मामीटर जब 50 डिग्री सेल्सियस पर आए तो आप रुक जाइए, ऑफ कर दीजिए, ठीक है ना। दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है, लेकिन दोनों की हीट एनर्जी सेम नहीं है ना। दोनों का टेम्परेचर सेम है बट देयर हीट एनर्जी इज नॉट सेम। हीट एनर्जी किसका ज्यादा होगा? टोटल मॉलिक्यूल्स का सम ऑफ एनर्जी जो होगा वो होगा हीट एनर्जी, ठीक है ना। तो हीट एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? सॉसपेन वाले की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और टेम्परेचर भी सब मूव कर रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सब मूव कर रहे हैं। तो जो हीट एनर्जी होती है वो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो सॉसपेन वाले की हीट एनर्जी ज्यादा होगी, और जो आपका ग्लास वाला है टेम्परेचर तो उसका भी उतना ही है, लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल्स कम है इसलिए उसकी हीट एनर्जी क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, जो आपको थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो होता है दो पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय दो पॉइंट के बीच का हीट एनर्जी में डिफरेंस, बट एक्सप्रेस्ड इन व्हाट? हीट एनर्जी में डिफरेंस। मतलब जैसे हम लोग थीटा जैसी कर रहे हैं ना, तो जंक्शन में
जो हीट एनर्जी होगा और केस में जो हीट एनर्जी होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, वही होगा हीट एनर्जी में डिफरेंस, ठीक है ना। लेकिन वो तो जूल में होगा एनर्जी, लेकिन अगर हम उसको पावर में कन्वर्ट कर दें, वाट में कन्वर्ट कर दें, तो उसको लिखते हैं पी एवरेज। दोनों के डिफरेंस को क्या लिख रहे हैं, पी एवरेज। आपको नोट्स में चला जाता है या भेज चुके हैं नोट्स, तो आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा, डिग्री सेल्सियस पर वाट, ठीक है। तो ये है थर्मल रेजिस्टेंस। दो पॉइंट के बीच का थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो उन दोनों पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय उन दोनों पॉइंट के बीच के हीट एनर्जी का डिफरेंस इन वाट, जो कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, PAV। अब देखिए, यानी कि PAV क्या होगा, इन जंक्शन में जो हीट एनर्जी है माइनस केस में जो हीट एनर्जी है। जंक्शन में जो हीट एनर्जी है माइनस केस में जो हीट एनर्जी है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस होगा ना। तो ठीक है, वही होगा PAV एक्सप्रेस्ड इन। अच्छा, सिमिलरली अगर हम आपको कहें कि ये बताओ थीटा CS क्या होगा, थीटा CS क्या होगा, तो थीटा CS क्या होगा, टेम्परेचर TC और TS का डिफरेंस तो ज्यादा होगा किसका, केस का। तो TC माइनस TS डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच के हीट एनर्जी का डिफरेंस। देखिए तो क्या है कि ये अंदर में SCR है ना, SCR के कंपैरिजन में केसिंग काफी बड़ा होता है, तो केसिंग का जो हीट एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा SCR के कंपैरिजन में, तो उसके डिफरेंस को हमने क्या लिखा, PAV। सिमिलरली केसिंग से बड़ा होता है हीट सिंक, है ना, तो इसकी हीट एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इस तरह से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी कुछ होगा। तो जनरली इसका हीट एनर्जी का डिफरेंस, इसके मतलब जंक्शन और केस के हीट एनर्जी का डिफरेंस और हीट सिंक और केस के बीच का एनर्जी, दोनों का हीट एनर्जी डिफरेंस लगभग सेम होता है। सिमिलरली इसके और इसका भी हीट एनर्जी डिफरेंस लगभग सेम है, तो उसको हम लोग सब में क्या लिखते चलेंगे, PA। ये लगभग सेम है क्योंकि इससे बड़ा साइज का ये है, सिमिलरली इससे बड़ा साइज का ये है, तो उसी तरह से डिग्री सेल्सियस पर वाट। सिमिलरली अगर थीटा ऐसे लें तो थीटा ऐसे इक्वल टू TS माइनस TA अपॉन PAV डिग्री सेल्सियस पर वाट, ठीक है, ओके। अब अगर हम आपको कहें कि, है ना, इन तीनों का सम क्या होगा, इन तीनों का अगर सम करें थीटा JC, थीटा CS, थीटा SA, तो इन तीनों का जो सम होगा और यहां पर भी ये तीनों सम हो जाएगा, तो वो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। देखिए तो ये आप समझ चुके हैं फिगर, इसको मिटा दें। तो इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो आप समझ रहे हैं मेरा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है किसी थायरिस्टर के लिए सही हीट सिंक ढूंढना, दैट इज आवर पर्पस। तो इसको अगर ऐड करें तो दिस सिंप्लाइज दैट थीटा JC प्लस थीटा CS प्लस थीटा SA इक्वल टू, तीनों का एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा, माइनस TC प्लस TC कट जाएगा, माइनस TS प्लस TS कट जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, TJ माइनस TA बाई PAV, यही हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, TJ माइनस TA अपॉन PAV। अब देखिए किसी भी थायरिस्टर के लिए जो जब आप उसकी नेम प्लेट देखेंगे, रेटिंग उसका जो क्या होता है उसको रेटिंग कहते हैं, मतलब थायरिस्टर के साथ जो स्पेसिफिकेशन सीट आता है उसमें आप देखेंगे आपको ये दिया रहेगा, इसकी वैल्यू आपको पता रहेगी, इसकी भी वैल्यू आपको पता रहेगी। ये दोनों चीज, ये जंक्शन और केस के बीच का है, ये केस और सिंक के बीच का है, तो ये दोनों चीज आपको पता रहेगी। सिमिलरली जंक्शन का टेम्परेचर भी आपको पता रहेगा और सराउंडिंग टेम्परेचर तो 25-35 होता है, वो पता ही है, ठीक है। तो ये चीजें पता रहेंगी, ठीक है ना। आपने एक थायरिस्टर लिया जिसका आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो चीज है थीटा SA, ये हीट सिंक से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें आपको थायरिस्टर के नेम प्लेट के साथ
थीटा जेसी, थीटा सीएस और टीजे पता रहेगा और टीए भी आपको पता है आपको और ये जो थीटा ऐसे है ये हीट सिंक से रिलेटेड है ना, कि सिंक और उस सिंक और एम्बिएंट यानी सराउंडिंग के बीच का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो ये तो हीट सिंक से रिलेटेड है। आपको ऐसा हीट सिंक लेना है ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसे क्या सेटिस्फाई हो देखेंगे हम लोग, लेकिन ये इक्वेशन है थीटा जेसी, थीटा सीएस, टीजे, टीए आपको पता है। थीटा एस से डिपेंड करेगा हीट सिंक पर जो कि आपको खरीदना है और ऐसा लेना है ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब आप थायरिस्टर आपको मिल गया, अब आपको हीट सिंक लेना है। जब आप हीट सिंक लेने दुकान पे जाएंगे, मतलब हीट सिंक की दुकान पर, तो क्या होगा उसके लिए, तो देखिए जब आप वहां पे जाएंगे तो हीट सिंक वाले आपको एक कैटलॉग देंगे। कैटलॉग मतलब जिसमें कि मेनू, होटल में गए होंगे मेनू मिलता है, पालक पनीर, बटर पनीर, अलग अलग मटर पनीर, मुंह में पानी आ रहा है, तो है ना, तो वही मेनू है ना, वो आपको एक कैटलॉग देंगे। मेनू थोड़ा सा चीप शब्द है और कैटलॉग बोलते अच्छा लगता है, तो कैटलॉग देंगे कि भाई देखो ये सब हीट सिंक है हमारे पास, अब इनमें से आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सुटेबल है। तो वहां पे काम आता है इंजीनियर्स का, हाँ, कि भाई क्या है और कौन सा सिलेक्ट करना है, हाँ, 4-5 में से कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एक ग्राफ हम यहाँ बनाएंगे और उसमें आप देखिएगा कि किस तरह का ग्राफ हीट सिंक का वो हम लोगों को देता है और उसमें से हम अपने लायक कैसे चूज करेंगे। देखिए, तो जब आप हीट सिंक लेने के लिए जाएंगे तो आपको ये कर्व मिलेगा, ठीक है ना, वो आपको ये कर्व ला करके देगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे तक भी हो सकता है, बहुत सारे इस तरह से। और इन कर्व से रिलेटेड जो हीट सिंक है, मतलब जो एक कर्व जिस हीट सिंक का है, किसके किसके बीच का कर्व है, टीएस माइनस टीए और पीए, और टीएस माइनस टीए बाई पीए भी क्या होगा, देखिए थीटा ऐसे क्या था, टीएस माइनस, और मिटा दिए यहाँ पर, थीटा ऐसे क्या था, टीएस माइनस टीए बाई पीए बी। तो हाँ, तो ये टीएस माइनस टी और पीए बी का बीच का कर्व है, और एक कर्व जिस भी हीट सिंक का एक कर्व है, उस हीट सिंक का डायमेंशन यहाँ दिया रहेगा सेंटीमीटर में, कि एक कर्व जिस हीट सिंक का है उसका डायमेंशन है 3.2, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 3.2 इंटू 10 इंटू 7.5। बी जिसका है 3.2 10 इंटू 12.5। इस तरह से करते करते जैसे इधर बढ़ते हैं वैसे वैसे डायमेंशन बढ़ते जाते हैं, वॉल्यूम। अब आपको कैसे सेलेक्ट करना है ना, तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है, देखिए आपको एक एक करके सबको चेक करके देखना है, एक एक करके सबको चेक करके देखना है। इसको चेक करके देखेंगे, इसको चेक कर, ये फैसिलिटी आपको होटल में नहीं है। एक बार मटर पनीर भी लाओ टेस्ट करके देखते हैं, बटर पनीर भी टेस्ट करके देखते हैं कौन अच्छा है, ये सब जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर है कि आप एक बार ए को चेक करके देखिए, फिर बी को देखिए, जो आपको सुटेबल हो जाए वही आपको ले लेना है। कैसे चेक करेंगे देख लीजिए, जैसे ए के लिए जब आप चेक करेंगे तो आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए इस ग्राफ का, जैसे मान लीजिए हम यहाँ 100 ले रहे हैं और साइमल्टेनियसली 40 ले रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ए के लिए, ए जिस भी हीट सिंक का ए कर्व है उसका आप थीटा ऐसे निकाल सकते हैं क्या, थीटा ऐसे, थीटा एस ए के लिए थीटा ऐसे क्या होगा, ये टीएस माइनस टीए बाई पीए भी, तो कितना होगा 100 बाई 40, 2.5 डिग्री सेल्सियस पर वाट, ये आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर आपको थीटा जेसी पता है, थीटा सीएस पता है, थीटा ऐसे मालूम चल गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 PAB
इक्वेशन 1 अगर देखें तो पीए भी इक्वल टू क्या होगा, टीजे माइनस टीए अपॉन थीटा जेसी प्लस थीटा सीएस प्लस थीटा एसए, यही होगा। बट आपको क्या करना है, टीजे आपको पता है, थीटा जेसी पता है, थीटा सीएस पता है, टीए पता है और थीटा एसए पता चल गया। आप इन वैल्यूज को इसमें पुट कीजिए, ठीक है, इसमें इन सारी वैल्यूज तो है ही आपको पता, थीटा एसए पता चल गया, इसको पुट कीजिए और पीएवी की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है। अगर ये पीएवी आपने थीटा एसए लेने के लिए जो पीएवी लिया था, ये दोनों अगर मैच कर रहा है या क्लोज है, तो जिस कर्व के लिए क्लोजेस्ट है, जिस कर्व के लिए क्लोजेस्ट है वही कर्व आपके लिए एप्रोप्रिएट होगा। बात समझ में आई? क्या करना है, आपने पहले ए को चेक किया, ए का थीटा ऐसे निकाला, कैसे, कोई भी पॉइंट लिए 100, इधर से लिए टीएस माइनस टी, इधर से लिए पीएवी, दोनों को डिवाइड किया, इसका थीटा ऐसे निकल गया, उसको इसमें पुट कीजिए, ये सब आपको पता है। यहां से पीएवी निकालिए, पीएवी की वैल्यू अगर 40 आती है या इसके क्लोज आता है, ठीक है, तो जिस कर्व के लिए वो सबसे क्लोज होगा, जिस कर्व के लिए वो सबसे क्लोज होगा, वही कर्व क्या होगा, वही कर्व क्या होगा आपके थायरिस्टर के लिए वही एप्रोप्रिएट है, ठीक है, आपके थायरिस्टर के लिए वही एप्रोप्रिएट है, आपको वही लेना है, उसी से रिलेटेड जो डायमेंशन वाला सिंक है आपको वही लेना है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम लोग हीट सिंक को चूज करते हैं कि कैसे कौन सा हीट सिंक एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। जैसे आप ए को चेक कर लिए, ए मान लीजिए थोड़ा डिफरेंट है, तो बी को देख लो, बी का फिर थीटा से निकाल लो किसी पर, ठीक है, फिर पुट करके देखो, फिर सी को देख लो, इस तरह सबको करके देख लीजिए, जिसके लिए एक्यूरेट आ गया, मतलब सबसे क्लोज जिसके लिए है आप उसको ले सकते हैं। हो गया? तो ये है हीट सिंक का, ये है, ठीक है ना। और हीट सिंक जैसा मैंने आपको बताया कि जनरली उस मटेरियल का लेते हैं जिसका कि हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता और डिसिपेट करने की क्षमता सबसे ज्यादा हो, और वो जनरली एल्युमिनियम लेते हैं, ठीक है। तो ये है हीट सिंक का, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में आपको एक और चीज रह गया, माउंटिंग टेक्निक, है ना, मतलब कि किस तरह से हीट सिंक को किस तरह से लगाते हैं थायरिस्टर पर। तो आई थिंक वेरी आसान है, हीट सिंक को किस तरह से लगाते हैं, कई सारे तरीके हैं। लीड माउंटिंग है, लीड माउंटिंग में तो सिर्फ लीड माउंटिंग टेक्निक जो है वो जनरली यूज होता है 1 एम्पेयर तक के थायरिस्टर में, है ना। तो उसमें कुछ होता नहीं है, बस थायरिस्टर है और उसके ऊपर से केसिंग है, बस थायरिस्टर और केसिंग, लीड माउंटिंग। उसके ऊपर होता है, जहां तक हमको याद है, स्टड माउंटिंग, है ना, 10 एम्पेयर तक, ठीक है। उसमें कंस्ट्रक्शन है, उसमें फंसाया जाता है ना। एक हीट सिंक होता है चौड़ा सा एल्युमिनियम का, उसमें होल बने होते हैं, उसमें जाके फंस जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद और भी है सरफेस माउंटिंग, फ्लैट हुक माउंटिंग, तरह तरह के, और सबका करंट रेटिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ है नोट्स में, तो आप उससे पढ़ लीजिए, वो बहुत आसान चीज़ें, समझाने की उसकी जरूरत नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कन्वर्टर्स, ठीक है, जिसमें कि आपको सिंगल फेज रेक्टिफायर है, फिर 3 फेज भी पढ़ना है, तो वो सारा कुछ देखते चलेंगे, देन चॉपर, देन इन्वर्टर, देन एप्लीकेशन, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो चलें, हाँ, कल टीचर्स डे भी है, तो आप लोग को तो हर साल मनाते थे हम लोग, इस साल नहीं मना पाएंगे, कोई बात नहीं, हमको पता है कि आप लोगों का रिस्पेक्ट है, आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा करेंगे, श्योर, ठीक है। तो इसको पढ़िए अच्छे से, एग्ज़ाम नज़दीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।